हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था, तो फिर से उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था? कोई ऑब्जेक्ट सपोज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। एक फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स दी सेंटर। एंड सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक्चुअली ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। जैसे कि ग्रेविटी एक फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स है। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है। तो एक बात ध्यान में रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स का वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वैल्यू ऑफ फोर्स। वैल्यू ऑफ फोर्स। वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे? mv स्क्वायर अपॉन आर से, या फिर इसी को कैलकुलेट किया जाता है m ओमेगा स्क्वायर आर से, या फिर इसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो mv ओमेगा से। तो सर आपने इसको फोर्स नहीं है ऐसा क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका मास m है, उसका वेलोसिटी v है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, एंड जिस सर्कुलर पाथ में वो मोशन कर रहा है उसका रेडियस r है। उसका रेडियस क्या है? r। अब इन क्वांटिटीज का यूज करके आप यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहां से आपको एक फोर्स का वैल्यू मिलेगा। सपोज वो वैल्यू 100 न्यूटन है। वो वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन। अगर वो वैल्यू 100 न्यूटन आया तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई दूसरा फोर्स अगर ये 100 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करे, अगर दूसरा कोई भी फोर्स जैसे फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन, ये फोर्स अगर ये 100 न्यूटन फोर्स वहां पे प्रोवाइड करे, तब जाके वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर इतना फोर्स उसको प्रोवाइड नहीं किया, जो फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है वो फोर्स अगर 100 न्यूटन से कम है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर वो फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा है तब भी वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, फोर्स का एक वैसा वैल्यू है, वो वैल्यू हमें बताता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट को उस सर्कुलर पाथ में अगर सर्कुलर मोशन करना है तो इतना फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के एक एंड पे आपने मास को कनेक्ट किया और आप यहाँ पे पकड़ के इसको रोटेट करवा रहे हो। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे ये टेंशन mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो। जैसे कि आप सबको पता है कि अर्थ के अराउंड मून क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे इसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है सर? सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करना है तो एक फोर्स की जरूरत है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स का वैल्यू है। अगर उस ऑब्जेक्ट को उतना फोर्स मिला, कोई दूसरा फोर्स वो फोर्स प्रोवाइड करेगा, अगर उतना फोर्स उसको मिला तो सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखो नेक्स्ट पार्ट जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वो पार्ट है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। सर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड क्या होता है? देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड मतलब जिस रोड के ऊपर आप व्हीकल चलाते हो, जिस रोड के ऊपर आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, वो स्ट्रेट रोड है। वो क्या है? स्ट्रेट रोड। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो सर वो तो स्ट्रेट रोड है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कैसे बोल सकते हैं? तो इधर ध्यान दो। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ये वाला, मैंने इससे बड़ा एक सर्कल बनाया, इससे बड़ा एक क्या बनाया? सर्कल बनाया। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके ऊपर आपको स्ट्रेट पाथ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर देखो, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट पाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट पाथ दिखाई दे रहा है। तो मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? ये जो स्ट्रेट पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट पाथ इस सर्कुलर ट्रैक का ही पार्ट है। ये जो स्ट्रेट रोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रोड इस सर्कुलर ट्रैक का क्या है? एक पार्ट है। वैसे ही जिस रोड के ऊपर हम कार चलाते हैं, जिस रोड के ऊपर हम बाइक चलाते हैं, वो स्ट्रेट रोड भी किसी ना किसी सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है। वो स्ट्रेट रोड भी किसी ना किसी एक बड़े सर्कल का पार्ट है। तो उसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या बोला जाता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बोला जाता है। तो क्लियर हुआ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्या होता है? हाँ सर क्लियर हुआ कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्या होता है। चलो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इस पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो हम व्हीकल चलाते हैं, रोड के ऊपर जब आप कोई कार चला रहे हो, आप कोई बाइक चला रहे हो, तो उस टाइम पे मैक्सिमम आपका स्पीड कितना हो सकता है कि जहां पे बाइक स्लिप नहीं करेगा या फिर स्किड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके बाइक का स्पीड या फिर कार का स्पीड उस स्पीड से अगर ज्यादा है, तो उस केस में स्लिप होने के या फिर स्किड होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी का या फिर स्पीड का वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? जिस वैल्यू के बाद स्किडिंग होने के या फिर स्लीपिंग होने के चांसेस क्या होते हैं? वेरी हाई। तो हमें वो स्पीड का लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर स्पीड उससे ज्यादा हो गया तो स्लीपिंग हो सकता है, स्पीड अगर उससे ज्यादा हो गया तो स्किडिंग भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो आपने रोड के ऊपर भी देखा होगा, रोड के साइड में देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ आपको मिलता है कि स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए। तो वो भी स्पीड लिमिट यहां से ही फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमें वही स्पीड लिमिट फाइंड आउट करना है, आज के लेक्चर में हमें वही स्पीड लिमिट फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ध्यान दो सभी, यहाँ पे हमारे पास एक व्हीकल है। सपोज ये आपका क्या है? कार। ये आपका क्या है? कार। और कार में आप हो, कार में कौन है? आप हो, जो खुद को क्या समझ रहे हो? हीरो। खुद को क्या समझ रहे हो? हीरो। ये हमारा हीरो है, ठीक है? जो कि अभी के लिए खुद को क्या समझ रहा है? हीरो। अब ये खुद को हीरो क्यों समझ रहा है? बिकॉज इसके साथ फर्स्ट टाइम इसके कार में कौन बैठी है? इसकी गुस्सेली औरत। कौन बैठी है? गुस्सेली औरत बैठी है। तो खुशी होगा और खुद को क्या समझ रहा है? हीरो समझ रहा है। लेकिन हीरो को पता ही नहीं, आज औरत के साथ चक्कर काट रहा है, एक दिन औरत इसका, अब आपको आगे पता है, काट के निकल जाएगी। चलो तो सपोज गुस्सेली औरत का कुछ मांस है और हीरो का कुछ मांस है, इन दोनों का और इनका कार, गुस्सेली औरत, हीरो और कार, इन सबका मास है यम। इन सबका मास कितना है? यम। तो आपको पता है अगर इन सबका मास यम है तो हमारी धरती माता इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हमारी धरती माता क्या करेगी? इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? सर mg फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? mg फोर्स।
तो जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस इसके ऊपर और एक फोर्स लगाएगा। आपको पता है कि फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता, फोर्स कभी भी आपकी तरह सिंगल नहीं होता, फोर्स हमेशा कैसे लगते, पेयरिंग में लगते। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे mg फोर्स लग रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगेगा। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जब कोई दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पे एक फोर्स लगता है जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड नहीं लगेगा। सपोज आप किसी वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मतलब आपका हाथ और वॉल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो उसी फोर्स को अपोज करने के लिए वॉल भी आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि अभी कैसा है, हॉरिजॉन्टल। है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, जहां पे दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, एंड उस फोर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे व्हीकल एंड अर्थ सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो नीचे mg लग रहा है, तो अर्थ सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। ये स्ट्रेट रोड जिस सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है बच्चों, r। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, r। अब आप सबको पता है व्हीकल अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v, विथ स्पीड v के साथ जा रहा है। तो अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पता है कि एक फोर्स है जो फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अभी ये अर्थ सरफेस क्या बोलेगा, व्हीकल आगे जा रहा है, मैं इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो अब एक बात ध्यान दो, इससे पहले मैंने आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था। क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो एक सूडो फोर्स होता है जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। कहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहां पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो वहां पे हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और उसी को हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और जब हम बाहर से इस हीरो का फ्रेंड इनको देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये जो फ्रेम है ये कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड। कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड। अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब हम उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब जाके न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। वेट, सबसे पहला पॉइंट, वेट ऑफ सिस्टम is balanced by weight of system is balanced by normal reaction ने वेट को बैलेंस किया। तो आप क्या लिख सकते हो सर, हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकेंड पार्ट देखो। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है
फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। और मैंने आपको बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे एक फोर्स की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स का वैल्यू है, उस वैल्यू को कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करेगा, उस वैल्यू को कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करेगा जो कि सेंटर की तरफ ही लगेगा। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को या फिर यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। सेंटर की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिख सकते हैं। ऑन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r। अब आप यहां से भी समझ सकते हो कि हम इसको इनर्शियल फ्रेम में कैसे लेके आएंगे। तो देखो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में लेके आना है तो इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ही किसके इक्वल है, mv²/r। तो इसी फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। तो मैंने क्या किया, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसी को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। अब आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज बैलेंस्ड बाय mg एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mv²/r। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये इनर्शियल फ्रेम में है। अब ये इनर्शियल फ्रेम में क्यों आया, बिकॉज सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, उतनी ही मैग्नीट्यूड वाला फोर्स हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड रहेंगे। ये जो फ्रेम है एक ऐसा फ्रेम बन गया, इनर्शियल फ्रेम। अब मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 में क्या है सर, फ्रिक्शनल फोर्स है, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। 1 में क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन है। चलो 2 में क्या है सर, mv²/r है। कौन है, mv²/r। चलो 1 में कौन है सर, mg है। कौन है, mg। क्या कटेगा देखो, ठीक है। आप एक ही जगह पे काट सकते हो, वो है यहाँ पे। किसको काट सकते हो सर, यम को काट सकते हैं, यम कट गया। तो अब मुझे बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू v²/rg। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी है, इस इक्वेशन में जो स्पीड है, स्पीड का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, थोड़ा सा सोच के बताना। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कांस्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है, दैट इज फ्रिक्शन के ऊपर v का वैल्यू डिपेंड करे। मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा, सही है। फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू भी कम होगा, बिकॉज अगर आप यहां से देखोगे v² इज इक्वल टू F/n इंटू rg। मतलब फ्रिक्शन F का वैल्यू बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा।
एफ का वैल्यू कम होगा, वेलोसिटी कम होगा। अगर मैंने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखा, अगर मैंने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखा तो मुझे वेलोसिटी का भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जब मैंने फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू रखा तो मुझे वेलोसिटी का भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा। बिकॉज इस इक्वेशन में स्पीड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीड डिपेंड कर रहा है सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान में रखना। चलो अब मुझे बताना है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूं कैमरा में आ रहा है नहीं। सभी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ सस्टेनेबल होता है। क्या होता है? सेल्फ सस्टेनेबल। मतलब ये कोई भी वैल्यू गेन कर सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब सर क्या? तो ध्यान दो, इधर आपको क्लियर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, यस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, यस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? सेल्फ सस्टेनेबल होता है। इसका मीनिंग क्या है? एक बात ध्यान में रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन का आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों? म्यू एस इंटू एन। सर यहाँ पे एन तो ठीक है कि ये सरफेस यहाँ पे फोर्स लगाएगा, वो है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन सर यहाँ पे म्यू एस क्या है? तो यहाँ पे ये सरफेस एंड ब्लॉक या फिर व्हीकल, इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सर हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं क्या? मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। सपोज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 5 न्यूटन। तो जब आप इस व्हीकल के ऊपर या फिर यहाँ पे जो ब्लॉक बनाया है, जब आप इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे, 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे, तभी ये मूव करेगा। बिकॉज 5 न्यूटन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से फोर्स लगाओगे तब वो मूव करेगा। जैसे कि आपने 5 न्यूटन के बाद यहाँ पे फोर्स लगाया 5.1 न्यूटन, तो 5.1 न्यूटन पे ये मूव करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना बोला मैंने? 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन। कितना लगाया? 1 न्यूटन। तो इस केस में मुझे बताओ, मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, लेकिन मैंने 1 ही न्यूटन वहां पे फोर्स अप्लाई किया। क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे 5 न्यूटन होगा? नहीं होगा। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, मतलब जितना फोर्स आपने इधर लगाया उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, उतना ही फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? तो इस केस में जब आपने 1 न्यूटन लगाया तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा। जब आपने यहाँ पे फोर्स 2 न्यूटन लगाया तभी ये मूव नहीं करेगा। इसका मीनिंग है फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कितना? 2 न्यूटन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई इधर 2 न्यूटन फोर्स लगा है और इधर भी कोई 2 न्यूटन फोर्स लगा है, तो मैं मूव नहीं करूंगा, बिकॉज नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो मैंने एक टाइम पे इसके ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। तभी भी ये मूव नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 5 न्यूटन। जब हमने 1 न्यूटन लगाया तब भी वो मूव नहीं किया। इसका मीनिंग है कि हमने 1 न्यूटन इधर लगाया तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन लगा रहा है। जब हमने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन है।
जब हमने इधर 5 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा है, तभी वो मूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया, सॉरी 5.1 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाया, तो वो मूव किया, बिकॉज इधर से हम लगा रहे 5.1 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन था। इसका मीनिंग है कि ऑपोज करने वाला 5 न्यूटन और हम लगा रहे 5.1 न्यूटन, तो एक्स्ट्रा जो 0.1 न्यूटन है उसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो अगर हमने यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब 0 न्यूटन, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन होगा। जब हमने 1 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा। जब हमने 5 न्यूटन लगाया तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन होगा। जब हमने सपोज 5.1 न्यूटन लगाया तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन ही होगा, बिकॉज उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन लगाया तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 5 न्यूटन। तो वो जो 5 न्यूटन है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो 0 लगाए तो 0, 1 लगाए तो 1, 4 लगाए तो 4, 5 लगाए तो 5, 6 लगाया तब भी 5। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये वैल्यू म्यू एस इंटू एन इसके इक्वल या फिर इससे कम हो। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू एस इंटू एन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं म्यू एस इंटू एन, मैंने फ्रिक्शन का ध्यान में रखना कौन सा वैल्यू लिखा है सर, मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी का भी कौन सा वैल्यू मिलेगा, स्पीड का भी कौन सा वैल्यू मिलेगा सर, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बिकॉज वेलोसिटी या स्पीड सिर्फ डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू रखोगे तो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो आपको स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको चांस मिला है काटने का, तो किसको काटोगे सर, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कट जाएगा। चलो हमें क्या बताना था, स्पीड लिमिट, कि इस गुस्सेली औरत को लेके आप रोड के ऊपर मैक्सिमम कितने स्पीड से कार चला सकते हो। अगर उससे ज्यादा स्पीड से कार चलाया तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना था। तो वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर जी इधर गया, सो म्यू एस आर जी, और मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, सो वी मैक्स फाइनली हमें मिल गया, वी मैक्स इज अंडर रूट, इधर स्क्वायर रूट आएगा म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी। तो इस तरीके से किसी भी रोड के ऊपर स्पीड लिमिट फाइंड आउट किया जाता है। इस तरीके से किसी भी रोड के ऊपर स्पीड लिमिट फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर हुआ सबको? तो कोई हॉरिजॉन्टल रोड है, कोई एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके ऊपर मैक्सिमम कितने स्पीड से आप व्हीकल को चला सकते हो, मैक्सिमम कितने स्पीड से आप बाइक को चला सकते हो, उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। सपोज इसका वैल्यू आया, सपोज म्यू एस का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू रखा, जी का वैल्यू रखा, और वी मैक्स आया 80 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, किलोमीटर पर हार में लिखते हैं, 80 किलोमीटर पर हार। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपने व्हीकल, अगर आपने कार या फिर बाइक 80 किलोमीटर पर हार के ज्यादा से स्पीड से चलाया तो वहां पे स्लीपिंग या फिर स्कीडिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। स्लीपिंग या फिर स्कीडिंग होने के चांसेस क्या रहेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा रहेंगे। स्लीपिंग या स्कीडिंग होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसकी वजह से स्पीड लिमिट क्या होता है, अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्लियर हुआ सबको? तो देखो कैसे किया है, नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें मिला F बाई एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और हमें पता चला कि स्पीड का वैल्यू सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बिकॉज बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। तो हमें यहां से समझा कि जब हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू रखा तो यहाँ पे स्पीड कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम। कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम। एंड फाइनली हमें मिला
मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्लियर है सबको? चलो जल्दी लिख के ले लो। चलो लिखा सभी ने? लिखा? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट है वेल ऑफ डेथ, या फिर इसी को ऑल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ऑल ऑफ डेथ, ऑल ऑफ डेथ। तो ये तो सभी ने सुना होगा। सुना क्या सर? हमने देखा भी है। क्या ये मौत का कुआं, इसी को क्या बोला जाता है? मौत का कुआं। सो सही है, मौत का कुआं। सो मौत का कुआं। सो हमारा हीरो जो कुछ दिनों पहले या फिर कुछ सालों पहले कार में गुस्सेली औरत को लेके घूम रहा था, तो उस टाइम पे उसने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अभी उसको यहाँ पे मौत के कुएं में क्या करना पड़ रहा है? राइडिंग करना पड़ रहा है। ठीक है। सो जब वो यहाँ पे राइडिंग करेगा तो आपने देखा होगा कि राइडर कभी गिरता नहीं है मौत के कुएं में। ठीक है, राइडर कभी भी गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरता? हमें लगता है कि अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, हम तो वेट करते रहते हैं कि गिरेगा गिरेगा, लेकिन वो कभी नहीं गिरता, बिकॉज उसे पता होता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड बाइक का कितना होना चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ होता है। पहले वो क्या करते, वहां पे मिनिमम वेलोसिटी को, कि बाइक का मिनिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, उसको कैलकुलेट करते और उसके अकॉर्डिंग वो बाइक को वहां पे क्या करते हैं? राइड करते। जैसे हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर वेलोसिटी अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? बाइक स्लीप होने के या फिर स्कीडिंग होने के चांसेस क्या है? ज्यादा होते। वैसे ही यहाँ पे अगर उस राइडर ने बाइक का स्पीड एक लिमिट से कम कर दिया, मतलब मिनिमम इतना हो सकता है, उससे अगर कम कर दिया तो क्या होगा? वहां पे वो गिर जाएगा। तो सबसे पहले वो मिनिमम लिमिट फाइंड आउट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर मैक्सिमम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मिनिमम लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे कम अगर स्पीड हो गया तो राइडर गिरेगा विथ बाइक, गिरेगा तो नीचे आएगा और नीचे से सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलो हम भी फाइंड आउट करते। तो मैंने आपको बताया कि राइडर अभी कहाँ पे है? इधर है। राइडर मतलब हमारा हीरो अभी यहाँ पे। ठीक है, और बाइक और हीरो का मिलके मास कितना है? यम है। दोनों का मिलके मास कितना है? यम। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इसके ऊपर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट होगा। हाँ सर, mg लगेगा। कितना लगेगा? mg। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये यहाँ पे है तो mg की वजह से नीचे आना चाहता है, mg की वजह से नीचे आना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि एक फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो ये नीचे आना चाहता था, लेकिन एक फोर्स ऊपर लगेगा, और वो फोर्स कौन सा है बच्चों? सर वो फोर्स है फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो व्हील का सरफेस है, ठीक है, व्हील का सरफेस है और व्हीकल, इनके बीच में कांटेक्ट है, और जहां पर भी दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या देखा कि ये सरफेस है, इसके ऊपर व्हीकल है, तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा? सरफेस इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। लेकिन अब भी सरफेसेस कैसे कांटेक्ट में है? ये व्हील और ये व्हीकल, तो इसके ऊपर दोनों ऐसे कांटेक्ट में,
नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन अभी ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब यहाँ पे ये जो वेल है इसके ऊपर लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किधर है? ये जो सर्कल है इसके सेंटर की तरफ है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को दूसरा कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर वो फोर्स एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही समझना था, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैं नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है बच्चों? सर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सबको पता है कि एक वैल्यू होता है जो कि mv²/r के इक्वल होता है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। लेकिन अभी क्या ये इनर्शियल फ्रेम में है? नहीं है सर। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, बिकॉज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो ये घूम रहा है, मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन है। अगर इसका कुछ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसको इनर्शियल फ्रेम में लेके आने के लिए जितना फोर्स इधर सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? mv²/r। तो मैं इतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूँ, mv²/r। तो मुझे बताओ, अब ये इनर्शियल फ्रेम है तो इधर जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे उतना ही फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। एंड फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? mg को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। तो ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय, या फिर ऐसा लिखो, ग्रेविटी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वेट इज बैलेंस्ड बाय, कौन बैलेंस कर रहा है? वेट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वेट इज बैलेंस्ड बाय कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। वेट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वेट को बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg। क्या हम दो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैं इक्वेशन 1/2 करता हूँ, बिकॉज वेलोसिटी ऊपर चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो नॉर्मल रिएक्शन, चलो बताओ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कौन है? सेकेंड में फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r। आपको फिर से काटने का चांस मिलेगा, एक ही जगह पे आपको काटने का चांस मिलता है। ठीक है, और वो क्या है सर? वो तो सिर्फ फिजिक्स है, यम से यम कट गया। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है देखो सर, यहाँ पे बच रहा है नॉर्मल रिएक्शन अपॉन फ्रिक्शन इज इक्वल टू v²/rg। सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक कांस्टेंट है, r रेडियस क्या होगा? वेल का रेडियस क्या होगा? सर कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। मतलब इस वेलोसिटी का वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन के ऊपर। और अब देखना कि जब आप यहां से v² लिखते हो, v² इज इक्वल टू क्या आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन अपॉन f, और यहाँ पे rg, ये तीनों कांस्टेंट है। मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू जितना कम होगा ये उतना ही ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ही कम होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पता होता है, कौन सा सर? हमें पता चल चुका है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू पता होता है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का सर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू एस इंटू एन। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हो, तो स्पीड का आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा सर? मिनिमम वैल्यू मिलेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे पहले दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सर हमने लिखा नॉर्मल रिएक्शन एन, एफ की जगह पे सर हमने लिखा म्यू एस इंटू एन, लेकिन ये करते टाइम हमने फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू रखा है, तो सर हमें वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू मिलेगा डिवाइडेड बाय आर जी। सर हमें फिर से एक बार काटने का चांस मिला, तो उस चांस को हम नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज बदला लेना हम कभी नहीं भूलते। उससे तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में काट के बदला हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही। चलो वी मिनिमम का स्क्वायर आपको फाइनली क्या मिल रहा है? वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये इधर जाएगा, सॉरी, क्या मिलेगा? आर जी अपॉन म्यू एस। क्या चाहिए सर? मिनिमम वेलोसिटी। अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से राइडर ने स्पीड को कम कर दिया तो वो सीधा नीचे आके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से वेल ऑफ डेथ में सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है मिनिमम वेलोसिटी। हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है ये राइडर का स्किल है, जिसकी वजह से राइडर नहीं गिर रहा, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे फिजिक्स है, और उसके आगे कौन है? उसके आगे भी फिजिक्स है, ठीक है। तो उसके पीछे फिजिक्स है। वो सबसे पहले क्या करते? मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते। क्या फाइंड आउट कर लेते? मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते। और जब वो मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आया हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर? अंडर रूट म्यू एस आर जी। और वेल ऑफ डेथ में मिनिमम वेलोसिटी कितना आया? अंडर रूट आर जे अपॉन म्यू एस। मैक्सिमम चाहिए तो म्यू एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, और मिनिमम चाहिए तो म्यू एस से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब कैलकुलेट करने के बाद सपोज ये वेलोसिटी आया 40 किलोमीटर पर आवर, कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है तो चलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर है चलेगा, 70 किलोमीटर पर आवर है तो चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, वेलोसिटी ज्यादा है तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, सही बात है ना। एंड जितना ज्यादा बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा उतना ये व्हीकल, ये राइडर सेफ होगा। लेकिन अगर बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कम हुआ तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा और राइडर नीचे गिर जाएगा। तो इस फोर्स को इंक्रीज कौन कर रहा है? मास तो सेम ही है ना, राइडर और व्हीकल का मास थोड़ी बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है, रेडियस भी कांस्टेंट है, बस एक ही क्वांटिटी चेंज हो सकता है, और वो क्वांटिटी कौन सा है? स्पीड ऑफ राइडर। स्पीड ऑफ राइडर। तो क्या होगा बच्चों? अगर स्पीड ऑफ राइडर ज्यादा है तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा, और स्पीड ऑफ राइडर अगर एक लिमिट से कम हो गया, और वो लिमिट क्या होगा? अगर नॉर्मल रिएक्शन से ये फोर्स, ये वैल्यू अगर नॉर्मल रिएक्शन से कम हो गया तो ये फोर्स इंक्रीज हुआ, तो राइडर किधर जाएगा? नीचे। तो ये हम मिनिमम वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर वो मिनिमम वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ये मिनिमम वेलोसिटी जब आप यहां पे लिखोगे, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होंगे। अगर वेलोसिटी का वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, वेलोसिटी का वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, तो नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम है तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और राइडर नीचे गिर जाए। आई होप कि आपको डेरिवेशन तो बहुत इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वेल ऑफ डेथ में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ पे ही एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।